नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जोश नेट JRF पे। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। पेपर 1 की सभी प्लेलिस्ट यूनिट वाइज डाल दी गई है और पेपर 2 हिंदी की भी सभी प्लेलिस्ट बना दी गई है यूनिट वाइज। आप चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे, आपको कहीं और कुछ भी सामग्री ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बस वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि हमें करना है नेट JRF क्लियर। तो उसकी यही रणनीति है। आइए चलते हैं हम हिंदी साहित्य में यूनिट 7 में कहानी की ओर। कहानी में आज हम देखेंगे परिंदे कहानी। परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने। इसके लेखक हम याद रखेंगे, निर्मल वर्मा। ये कहानी थोड़ी लंबी है। इस कहानी में सबसे पहले जब हम ये कहानी खोलेंगे तो फिर हम देखेंगे सबसे पहले एक कोटेशन लिखा हुआ आता है इसमें। ये कोटेशन है और ये एक अंग्रेजी विचारक हैं जिन्होंने ये कोटेशन दी है। तो इन पर PYQ में क्वेश्चन बने भी हैं और आगे बनेंगे भी। क्वेश्चन ये बनता है कि परिंदे कहानी में जो कोटेशन दी है कहानी के आरंभ में, वो किस अंग्रेजी विचारक ने दिया है। नाम दिए जाते हैं 4, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 4 ऑप्शन। तो आपको उसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो आपने अगर ये कोटेशन याद की हुई है और ये अंग्रेजी विचारक का नाम याद किया हुआ है तो हम इजीली कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन चेंज करके भी आ जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि परिंदे कहानी के आरंभ में एक कोटेशन दी गई है, या ये भी हो सकता है ये कोटेशन आपको दे दी जाए और ये पूछ लिया जाए ये कोटेशन किस कहानी के आरंभ में दी जाती है। तो हमें पता होना चाहिए ये कोटेशन परिंदे कहानी के आरंभ में दी जाती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। ये कहानी के बारे में कुछ जानते हैं। इस कहानी का केंद्रीय तथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र ना सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी ना समाप्त होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बेजार, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समग्रता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हम हर एक लाइन कहानी की पढ़ेंगे, आप नोट करते जाएंगे, अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे। हो सकता है ये कहानी थोड़ी लंबी हो, बोरिंग हो, लेकिन हम एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं है कि हर कहानी में हमें मनोरंजन ही मिलेगा। कुछ कहानी अलग टाइप की भी हो सकती है, उसमें हमें मनोरंजन ना भी मिले, लेकिन हमें पढ़नी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? ये देखिए, अब इसमें पहले तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी कहानी के आरंभ में जो शुरू की 3-4 लाइन है वो इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि इन पंक्तियों को, ये पंक्ति आपको दे दी जाएगी 1-2, कि ये इन पंक्तियों से किस कहानी का आरंभ होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये दिया हुआ है 7 नंबर कमरे में। तो ये 7 नंबर अगर पूछ लिया जाए, बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर किस नंबर कमरे से आ रहा था, तो हमें पता होना चाहिए 7 नंबर से आ रहा था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगला क्या है कि अचानक शोर बंद हो गया और लतिका ने दरवाजा खटखटाया। तो वो पूछती है कौन है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दरवाजा किसने खटखटाया था, तो दरवाजा खटखटाया था लतिका ने। ठीक है, लतिका इस कहानी की मुख्य पात्र है। लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चिटकिनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लो में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया था मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। अब ये पहले बताया था कि 7 नंबर कमरा, अब ये बताया है कि ये कमरा किसका है? सुधा का।
तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 7 नंबर कमरा किसका था? सुधा का। या सुधा का कमरा नंबर क्या क्या था? 7। तो मैं दोनों ही बातें याद रखनी होगी। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। करीमुद्दीन ये नाम आया है, शायद वो चपरासी होगा या केयर टेकर होगा। हम बाद में सारांश में देखेंगे और पात्रों में देखेंगे, बाकी आगे हमें कहानी में पता चल ही जाएगा। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था, ये बता दिया। करीमुद्दीन कौन था? हॉस्टल का नौकर था। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वह बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? लतिका जूली से पूछती है कि तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो। और ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन आ जाए कि लड़कियों का जमघट किस कमरे में लगता था, तो सुधा के कमरे में या फिर 7 नंबर कमरे में। ठीक है। जूली खिड़की के पास पलंग के सिराने बैठी थी। जूली कहाँ बैठी थी? खिड़की के पास पलंग के सिराने। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता है। किस नियम का पालन? नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने वाले नियम का पालन। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर, और सुधा पूरी बात ना कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। यहाँ पर एक और पात्र है, हेमंती। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। ये लतिका से कह रहे हैं मैम को कि मैम हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए। ये याद रखेंगे कौन किससे कह रहा है और किसके संदर्भ में कह रहा है, और किसके गाने का प्रोग्राम है ये भी याद रखेंगे, हेमंती का। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। ये क्वेश्चन भी PYQ में बन चुका है। कौन सा? कि परिंदे कहानी में किसने कहा है आई लव द स्नोफॉल? किसने कहा है? अभी आपने पढ़ा ना, लतिका ने कहा। और लतिका ये पूछ रही है कि मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई ठहरेगा? लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादल का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। क्वेश्चन आ जाए
कि लतिका मैम ने किसको कहा कि अपने ब्लॉक में जाने से पहले तुम मुझसे मिल लेना? तो जूली को कहा या जूली से कहा। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां ना उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जागी। शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। नोट करेंगे 2 पात्र, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधे से झुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा। कौन कह रहा है ये हम आपको निमंत्रण देने आए थे? और किसके कमरे में कंसर्ट होगा? या आप कमेंट करके बताइएगा। जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम फकी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। नोट करेंगे, डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। ये भी नोट करेंगे, वो क्या करते थे प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा। और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक फदा बर्मा जरूर जाऊंगा। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती है। एक फदा मतलब यहाँ पे एक बार कह रहे हैं।
लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। नोट करेंगे क्वेश्चन, होम सिकनेस ही ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये अगर आ जाए, ये पंक्ति किस कहानी में है? परिंदे में। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में फकी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा, यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की तरफ देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। बर्फ होगा, ये मैंने गलत लिख रखा है, आप सही कर लेना। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। यहाँ पे नई पात्र है मिस वुड। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में, ये काट देंगे, गलत लिख रखा है, कॉफी लिख लेना, यहाँ पे कॉफी है ये। प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं। चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। ये नोट करेंगे, 2 प्रोग्राम। हर साल स्कूल बंद होने के बाद 2 प्रोग्राम होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? चैपल में स्पेशल सर्विस और दूसरा है दिन में पिकनिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमायूं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाई और क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी है। नए पात्र नोट करेंगे। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लो फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नॉक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियां भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर
उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे, उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी कि क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि मिस वुड को सब क्या कहकर पुकारते हैं, ओल्ड मेड, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि ओल्ड मेड कहकर किसको पुकारा जाता है, तो यहाँ पर आएगा मिस वुड को पुकारा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है। अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उसे प्रेम पत्र किसने लिखा था, ह्यूबर्ट ने। उसे किसे? लतिका को। याद रखेंगे आप, नोट भी करेंगे। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर ना लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा हुआ है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। ये नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने कही है? डॉक्टर मुखर्जी ने, कि सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है परिंदे कहानी में, ये किसने कहा है? ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क में दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ मुझे कौन जानता है, यहीं शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है?
ये सब कौन बोल रहा है? डॉक्टर मुखर्जी बोल रहे हैं, याद रखना ये भी है। आगे चलते हैं। ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लो को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी। लतिका कौन से क्लब जाया करती थी? ये नाम आया है, नोट करेंगे। बिला नागा क्लब। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन? गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सीट टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़ी ही मरा जाता है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गई। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार ख़त्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया। जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठुठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल का रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। यहाँ पर चैपल जाने वाली सड़क का जिक्र आया है, इसको भी नोट करेंगे। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जागकर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है? बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी कि मैम साहब पेड़ों की टहनियों तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया था। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे।
कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे, अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है कि जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मैम साहब? दिखता तो कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मैम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमटकर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाए। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वे ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कर आए, किंतु फिर ना जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि वह अपनी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, ना उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। ये कौन सोच रही है? लतिका। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटखट बोलने लगी थी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तह कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और वह गुमसुम हो शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलने की लकड़ियाँ जमा कर लो। आग जलाने के लिए इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले फसों पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीनों के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती है, तो वह पिछले साल गुसलखाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रहती थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब कभी नींद नहीं आती थी, तब वह करीमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह सो जाती, तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा लेती थी और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती थी। ये कब की बात हो रही है? पहले साल की। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकाला उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से बाहर सिर निकाल दिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें झिप गई।
उसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना होता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही है उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से ऊबती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है सो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे में आती है और कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतिका, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे? डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्तियों में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटी की भारी खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ये लाइन नोट करेंगे, ये आ सकती है कि ये किस कहानी में है। ब्लेसेड और द मीक। फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खंकारते स्वर में सरमन फया द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसुर पुसुर कर रही थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रमोट कर रही हो। ये कहानी थोड़ी लंबी है, तो हम अगली कहानी दूसरी क्लास में देखेंगे। आज की अपनी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।